आद्या ने परेशान होकर फोन सबकी ओर कर दिया, शिवाय घबरा कर बोला, भाभी प्लीज फोन उठा लो, नहीं तो बाद में भैया पता नहीं क्या करेंगे। आद्या न में गर्दन हिलाने लगी, इतने में कनक ने फोन अटेंड करके स्पीकर पे डाल दिया। उधर से जय की गुस्से भरी आवाज आई, रूम में आने के लिए स्पेशल ऑर्डर का इंतजार कर रही हो या फिर तुम्हारे लिए पालकी भेजूं ताकि तुम रूम में आ सको। मृत्युंजय ने बिना हाय हेलो के सीधा बोला, तो आद्या और घबराने लगी। मृत्युंजय फिर बोला, 5 मिनट के अंदर अंदर रूम में दिखा और अपने साथ किसी भी बंदर या जोकर को लाने की कोशिश भी मत करना। और इतना कह के जय ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ जय की बातें सुनकर कनक बोली, यार ये भाई ने जोकर किसे बोला? पुलकित इरिटेट होकर बोला, तुझे और किसी? स्मर्क कोल्ड स्वेट स्माइल। कनक पुलकित की बात पे गुस्सा होकर बोली, फिर तो बंदर पक्का तुमको ही बोला है, बंदर कही के स्मर्क स्मर्क। उन दोनों लड़ते देख मुदित बोली, गाइज तुम लोग लड़ना बंद करो, भाई ने भाभी को 5 मिनट में आने को बोला है तो उनको जाने दो, वरना तुम बेवकूफ़ों के चक्कर में भाभी को और ज्यादा डांट पड़ जाएगी। मुद्दिता की बात पे सब बोले, अरे हाँ भाभी आप जाओ, नहीं तो आप ज्यादा डांट खाओगी। आद्या बेबसी से बोली, जाना तो होगा, अब वो खुखार खुल्ला बैल मुझे सींग मारने के लिए इंतजार जो कर रहा है। आद्या अपने मन ही मन बोलती हुई वहां से चली गई। आद्या रूम में आई तो देखा जय सामने ही खड़ा है। उसके चेहरे पे इस समय बहुत ही खतरनाक वाले गुस्से के भाव थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं और चेहरा बिल्कुल डाक अमावस्या हो रखा था। मृत्युंजय अपने हाथ में फोन लिए सीधा खड़ा था। आद्या ने जैसे ही रूम के अंदर पैर रखा, जय अपनी टॉक्सिक आवाज में बोला, रूम के गेट को लॉक करती आओ और साथ में साउंड म्यूट का बटन गेट के बगल से ऑन करती आओ। मृत्युंजय के इस बोलते ही आद्या अंदर ही अंदर डरने लगी। वो मन ही मन बोली, ये आदमी क्या करने वाला है मेरे साथ? इसके गुस्से को देखकर तो मुझे उस नमन से भी ज्यादा डर इससे लग रहा है। आद्या मन ही मन घबरा रही थी, तभी मृत्युंजय उसके पास आया और उसके हाथ को खींची कर उसे दीवार की तरफ ले गया और दीवार के पास ले जाकर अपनी गुस्से भरी नजरों से देखकर तीखी आवाज में बोला, पूछा था न कि कोई बात हो तो बता दो, कहा था न कि बाद में पता चला कि कोई बात है तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, कहा था न। जय ने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, जिससे आद्या उसकी आवाज से डर कर हिल गई। मृत्युंजय फिर से बोला, वो घटिया इंसान इतने दिनों से तुमने को मेरी नाक नीचे ही परेशान कर रहा था और मुझे पता तक न चल, और तुमने महान बनने के लिए बताना जरूरी नहीं समझा। क्या इसी दिन का इंतजार कर रही थी? हाँ। पाउटिंग पाउटिंग राक्षस। जय ने फिर से आद्या के ऊपर जोर से चिल्लाकर कहा, जिससे आद्या और भी ज्यादा डर गई। उसकी तो डर से जुबान ही नहीं खुल रही थी। जय उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, क्या सोचा कि जय को कुछ पता नहीं चलेगा और कोई भी एरा गेरा आएगा और तुमको टच करके तुम्हारे ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर चला जाएगा और जय चुप रहेगा? पाउटिंग पाउटिंग। जय बहुत गहरी गहरी सांस लेकर गुस्से से बोल रहा था। उसकी लाल आंखों को देखकर तो आद्या के वर्ड उसके हलक में ही अटक गए। तुमको ये सब बर्दाश्त करना ज्यादा ठीक लगा न कि मुझे बताना? सोचा भी है अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी से कहीं जरा सी मेरी नज़र चूक जाए और वो कमीना अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो? पाउटिंग पाउटिंग। तुम्हारी एक बेवकूफ़ी ने उस कमीने और बढ़ावा दिया। हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरी बीबी को गंदी नज़र से देखने की? हाथ कैसे लगाया उसने मेरी बीबी को? कटवा दूंगा उसके वो हाथ जिनसे उसने मेरी बीबी को टच किया है। मेरी बीबी क्या चीज़ है ये नमन की सजा के बाद लोगों को पता चलेगा। उसके साथ तो जो करना है वो करके ही रहूंगा, पर तुम्हारे साथ क्या किया जाए बोलो? मृत्युंजय बेहद गुस्से में बोल, तुमने खुद के इतने पास कैसे आने दिया उसको? हाँ,
क्या तुम ज्यादा ब्रेव हो गई थी या तुमको इस बात का ध्यान नहीं था कि तुम किसकी बीबी हो? मृत्युंजय राठौर की बीबी आद्या। मृत्युंजय राठौर कोई राह में चलती चीज नहीं है, वो क्या चीज है ये अब दुनिया को पता चलेगा। आद्या मृत्युंजय राठौर वो चीज है जिसे लोग दूर से बस देख ही सकते हैं। उसे छूना या नजर भर के देखना ये सिर्फ और सिर्फ मृत्युंजय राठौर का अधिकार है, बाकी कोई उसे अब से ठीक से छू भी नहीं पाएगा। आद्या से बोलते बोलते मृत्युंजय की पकड़ आद्या की कमर की ओर कसती ही जा रही थी। आद्या मृत्युंजय की गर्म सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी, पर अभी सिर उठाकर ऊपर देखना उसके बस की बात नहीं थी। मृत्युंजय ने आद्या को अपनी बाहों को घेरे में लिया और अपनी बाहों में लिए हुए ही किसी को फोन लगाकर बोला। ... उस कमीने की अंगुलियों के साथ कुछ भी करना, पर उसकी अंगुलियों उसके हाथों में न रहे, और उसकी आंखों का इतने अच्छे से इंतजाम करना कि फिर कभी को किसी को देखने लायक न रहे। उसकी हालत जमीनों रेंगने वाले कीड़े से भी बदतर हो जाए। वो मुझे अपने लिए दया की भीख मांगता दिखे। उसके प्राइवेट पार्ट पे ऐसा असर करना कि फिर कभी उसकी बॉडी में कोई हलचल न हो। कमीने को जिंदा लाश बनाकर छोड़ना है। उसको भी तो पता चले उसने किस कीमती चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसकी अंगुलियों जब काटो तो उसको एहसास होना चाहिए कि उसने क्या चुने की कोशिश की थी। मृत्युंजय बहुत डरावनी सजा देने का आदेश किसी को दे रहा था, जिसको सुनकर आद्या की रूह कांप गई। वो घबरा कर जय के चेहरे को देखने लगी और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, पर जय ने उसे अपनी मजबूत बाजुओं में पकड़ा हुआ था जिससे वो हिल भी न पाए। जय ने अपना फोन काट दिया और गुस्से से आद्या को देखकर बोला, कुछ कम है क्या और कुछ भी ऐड करना है तो बोलो। आद्या रोते हुए बोली, जय प्लीज आप ऐसा मत करवाए, वो आपकी बहन के पति हैं, नैना दीदी के पति। जय उनके लिए जेल की सजा ही ठीक है, प्लीज तुम ये पाप अपने सर मत लो प्लीज। जय मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा करने से जय बुआ और नैना दीदी को बहुत दुख होगा। जय ऐसा मत करवाए, आद्या रोते रोते बोल गई। मृत्युंजय ने गुस्से से आद्या को खुद से दूर धक्का दिया और दांत पिसते हुए अपनी उखड़ती सांसों के साथ उसके पास जाकर उसके हाथ को कोहनी से मोड़ कर गुस्से में दांत पीसकर बोला, उस कमीने के लिए रो रही हो जो तुम्हारी इज्जत को तर-तार करने का सोच रहा था। नैना के दुख की चिंता है और खुद का सोचा, अगर कहीं कुछ हो जाता तो। तुम लड़कियों को इतना बेवकूफ क्यों बनाया है? जो इंसान तुम्हारे साथ इतना गलत करने का इरादा लेके घूम रहा था और उसने अपने आधे इरादे तो पूरे भी किए, उसके बाद भी बोल रही हो कि उसको इतनी बड़ी सजा न दूं। दूसरों की बहुत चिंता करती हो न, दूसरों के लिए बहुत फिक्रमंद हो और खुद की इज्जत फिर चाहे भरे बाजार उतर जाए। जय का गुस्सा इस समय बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था। उसके गुस्से का अंदाजा आद्या की कलाई से लगाया जा सकता था, जो अभी उसकी कोहनी छोड़कर उसकी कलाई जय ने पकड़ी थी और उसकी पकड़ आद्या की चूड़ियां पे बनी हुई थी। आद्या के दोनों हाथों की चूड़ियां एक एक करके टूट रही थी, तो कुछ चूड़ियों के टुकड़े दोनों के हाथों में चुभ रहे थे जिससे दोनों को खून निकलने लगा था, पर मृत्यु महाया को तो इस बात का बिल्कुल की आभास नहीं था। वो तो गुस्से में बोले ही जा रहा था। उसकी आंखों के आगे वो सीन घूमने लगा जब नमन आद्या के बारे में गलत बोल रहा था। नमन के वर्ड जय के कान में शीशे की तरह पड़ रहे थे। जय का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने आद्या भी नहीं देखा कि उसकी दर्दे से कलाई से इतना खून बह रहा है कि अब उसके आंसुओं के साथ साथ उसकी आंखें भी डबडबाने लगी थीं। आद्या अपनी मरी हुई आवाज में बोल रही थी, जय प्लीज छोड़ दीजिए न। जय को आद्या की आवाज सुनाई तो दी, पर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। वो समझ पाता उससे पहले ही आद्या बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। आद्या बेहोश हो चुकी थी और इस बात का अंदाजा जैसे ही जय को हुआ, उसने फुर्ती से आद्या को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके चेहरे को थपथपाकर बोला, आद्या आद्या
क्या हुआ? लेकिन आद्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही जय ने देखा कि आद्या के उसके हाथ दोनों से खून बह रहा है। मृत्युंजय ने तुरंत आद्या को गोद में उठाया और उसे बिस्तर ले लिटा दिया और भागकर अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया और उसके अंदर से दवाई निकालकर उसने आद्या के हाथ के खून को साफ किया और उस पर ज्यादा घाव न होने की वजह से उसे दवाई लगाकर उसके पट्टी बांध दी और खुद के हाथ को भी साफ कर लिया और आद्या के हाथ पैर रब करने लगा ताकि आद्या होश में आ जाए। काफी देर तक आद्या होश में नहीं आई तो जय ने कुछ सोचा और उसके बेहोश पड़े चेहरे को देखकर अपने ब्लेजर को उतारा और अपनी शर्ट को स्लीव में फोल्ड करके थोड़ा आद्या के चेहरे की ओर झुक गया और पलक झपकते ही आद्या के चेहरे पे अपने लव रख दिए। जय ने अपने होठों को आद्या के होठों से मिला दिया और बहुत आराम से उसके नर्म होठों से अपनी सांसों की गर्मी आद्या के मुंह से अंदर की तरफ देने लगा। काफी देर तक आर्म्स होठों के थ्रो गर्म सांसें देने से आद्या को हल्का हल्का होश आने लगा। वो अपनी पलकें झपकाने लगी। आद्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अपने सामने जग को पाया। आद्या जैसे ही हिली जय तुरंत उसके ऊपर से थोड़ा हटा और उसके चेहरे को थाम कर बोला, ठीक हो तुम? आद्या ने धीरे से गर्दन हिलाई और पलकें झपका कर है कहा। जय को अब जाकर सांस में सांस आई। उसने झट से आद्या को लेटे हुए ही सीने से लगा लिया और उसके सिर पे उसके बालों की चूमकर सिर पर हाथ फेरकर आराम से बोला, क्यों करती हो तुम हमेशा कि दूसरों की वजह से खुद सजा पाती हो? क्यों दूसरों का सोचते सोचते खुद का सोचना भूल जाती हो? क्यों तुम ये बात नहीं समझी? ऐसा कहते कहते जय ने फिर से आद्या के होठों को अपने होठों से मिला दिया। दोनों धीरे धीरे प्यार की गहराई में पहुंचकर रात के दूसरे पहर में थक कर चूर होकर सो गए थे। जय और आद्या एक दूजे से चिपक कर सो रहे थे। सारा गुस्सा अब कहीं जाकर खो गया था। एक सुकून भरे एहसास के साथ सो गए थे। सुबह के 5 बजे जय की नींद खुली। उसने देखा आद्या बिल्कुल उसके सीने से चिपक कर सो रही है और सोते टाइम वो किसी मासूम बच्चे से कम नहीं लग रही थी। जय ने बहुत प्यार से उसे देखा और कस के अपनी बाहों में लेके फिर से सो गया। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अब कहानी का अंत होने को है, बस कुछ ही पार्ट और आएंगे। उसके बाद मैं फिर से सीईओ संग शादी सीजन 2 के एपिसोड आगे के अपलोड करूंगी।